देखो भाई सौरभ बाबू, समझो आप थोड़ा सा एरर है, इम्प्रूवमेंट है, फिलअप्स है। अभी आज आपने एरर का टेस्ट किया ना, अभी आपने एरर का टेस्ट किया। एक अगली क्लास में हम इम्प्रूवमेंट का टेस्ट देंगे आपको, ठीक है? क्लियर? तो उससे पता चल जाएगा कि इम्प्रूवमेंट का टेस्ट कैसा होता है, मतलब इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। आज सारे क्वेश्चंस एरर के थे। और पता है आपको, अच्छी बात बताऊं, एरर क्या था आपको पता चला? एरर क्या था, किस किस क्वेश्चन में कैसे कैसे एरर थे? नहीं पता चला होगा। चला? कैसे एरर्स थे? हाँ, जिसने ढंग से थोड़ा पढ़ा है ना, तो उसको समझ में आ गया होगा कि एरर वाला जो टेस्ट आज का था वो नाउन का था, किसी को बताना नहीं, ठीक है? मैंने उसमें लिखा नहीं था, हाइड कर दिया था। लेकिन आप हर क्वेश्चन पहले बता देता तो आप एक एक पॉइंट जो है ना वो वही ढूंढ रहे होते, नाउन 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 ढूंढ के फट से आपका स्कोर अच्छा हो जाता। लेकिन मैंने बताया नहीं कि नाउन है, ठीक ना? तो आज का पूरा एरर ही नाउन पर था कि नाउन से संबंधित कौन कौन सी चीजें गलत है और कौन कौन सी चीजें सही है, ठीक है? आगे भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अब ये मत सोचना कि अगला वाला प्रोनाउन का होगा, अगला वाला मिक्स हो सकता है, ठीक है? तो आप जैसा सोच रहे हैं वैसे ही करिए। तो एरर का समझ में आ गया ना आपको सौरभ की एरर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस पार्ट में एरर है ये हमको बताना होता है। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस। अब इस इम्प्रूवमेंट में क्या है, जैसे आपने नाउन में समझा, जैसे एक एग्जांपल ही लिख देता हूं छोटा सा। जैसे एक सीजर शब्द है ना, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। इस क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि ये वाला जो सीजर है ना ये गलत है। अब 4 ऑप्शन दूंगा, इस 4 ऑप्शन में से आपको सही चुनना है, ठीक है? तो यहां मैं बताऊंगा कि ये एरर है ना, यू हैव टू करेक्ट इट। ये करेक्ट इट ही इंप्रूवमेंट होता है। तो 4 ऑप्शन में जैसे मैं सीजर्स होता है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ऑप्शन में सीजर्स है तो सीजर्स को टिक कर देंगे। मतलब इसमें हमने नहीं बताया कि गलती क्या है, इसमें हम बता रहे हैं कि गलती क्या है, आपको बताना है उसकी जगह सही क्या होगा। तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसका कंसेप्ट वही पढ़ाते हैं कि गलती बताते हैं, फिर उसके बाद उसका सही फॉर्मेट भी बताते हैं। तो आपको गलती भी पता होना चाहिए और उसका करेक्ट फॉर्मेट भी पता होना चाहिए। क्यों देवी जी, है ना? ऐसा होता है। और तीसरा कंडीशन जो आता है वो फिलअप्स का आता है। आपको सही ही पता होना चाहिए, इसमें गलत भी पता होना चाहिए, क्योंकि 4 जब ऑप्शन आते हैं तो 4 में से कोई एक सही उठा करके उस फिलअप्स में भरना होता है। तो ठीक है, इंग्लिश के अंदर ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्या क्या? एरर, इंप्रूवमेंट, फिलअप्स, ठीक है? इसके बाद इसी से संबंधित आप देखोगे ना एग्जाम में सौरभ बाबू क्लोज टेस्ट आता है। अब क्लोज टेस्ट को आप सिंपल भाषा में समझो, पैराग्राफ जो है ना, पैराग्राफ फिलअप्स होते हैं। मतलब एक पैराग्राफ दिया होगा और उस पैराग्राफ में फिलअप्स होंगे, और ये लमसम 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? और ये एरर, इंप्रूवमेंट, फिलअप्स जो भी होता है ना, ये किस पर आधारित होता है? एक तो ग्रामर पर आधारित होता है, ठीक है? एक तो ग्रामर पर आधारित होगा और दूसरा वोकैब्स पर आधारित होता है, ठीक है? वोकैबुलरी पर आधारित होगा। तो 2 ही चीजें होती है इंग्लिश में ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक ग्रामर और एक दूसरा वोकैबुलरी। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? तो वोकैबुलरी पे काम करना है और ग्रामर पे काम करना है। ग्रामर पे हम करा रहे हैं, वोकैबुलरी पर धीरे धीरे शुरू करेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत ज्यादा है, कंटेंट वोकैबुलरी का ज्यादा है। तो वोकैबुलरी के लिए जो बेसिक फंडा है ना, देखो बहुत सारी लिस्ट आपको वर्ड्स की मिल जाएगी, लेकिन भाई अगर आप सबको याद करोगे ना तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। कितना याद कर लोगे? तो सबसे अच्छा है वोकैबुलरी के लिए ना आप रीडिंग करना शुरू करिए। मैंने आप इन बालकों को भी बता रखा है कि रीडिंग किया करिए, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है लोग रीडिंग नहीं करते। रोज आधा घंटा कुछ रीड किया करो, इंग्लिश में कुछ भी रीड करो, धीरे धीरे एक हैबिट है। अगले 1-2 महीने में जब रीडिंग का कंसेप्ट चलेगा ना तो आपकी वोकैब्स बहुत अच्छी होगी। मैंने पहले भी आपको बताया, कई बार बताया कि जब कोई चीज नहीं पता चलेगी तो उसको ढूंढोगे। अब नहीं पता चलने के लिए आपको रीड तो करना पड़ेगा ना वोकैब्स। रट्टाफिकेशन वोकैबुलरी कितना काम आएगी? वो नहीं आएगी काम, ठीक है ना? 10 याद कर लोगे, 20, 100, 50 और उनमें से एक भी नहीं आया तो मान लो रीडिंग कर रहे हो तो एक हैबिट तो है, कनेक्टिविटी तो है कि सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का कैसे प्रयोग किया गया है। तो इससे आपका वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगा, इससे आपका ये पैटर्न भी
जो एरर इंप्रूवमेंट फिलअप भी पता चलता रहेगा कि अच्छा ये नहीं होता, ये होता, ये नहीं होता। तो रीडिंग किया करिए भाई रोज, है ना। प्रयास करिए न्यूज़पेपर रीड करने का, अगर आप कर सकें तो रोज न्यूज़पेपर रीड किया करिए, एक पन्ना तो पढ़ ही लीजिए, है ना। इससे दो काम होंगे, कम से कम फ्रंट पेज तो पढ़ लीजिए न्यूज़पेपर का, इससे दो काम हो जाएंगे। जब आप इंग्लिश की नियत से पढ़ेंगे ना न्यूज़पेपर, तो आपका जीके का करंट अफेयर भी क्लियर होगा, है कि नहीं। तो कम से कम रोज एक पन्ना तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, वहां से कुछ करंट अफेयर का पॉइंट मिल जाएगा और कुछ ना कुछ आपको क्या मिल जाएगा, वोकैब्स मिल जाएंगे, ठीक। क्योंकि जब रीडिंग करोगे तो बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, जो ये लोग हैं इनको पता है कि कई शब्द ऐसे आएंगे जिनका मतलब नहीं पता, तो आप उनको मार्क करिए, उसको नोट करिए और उस स्टेटमेंट में को समझने का प्रयास करिए कि उस स्टेटमेंट में उस शब्द का क्या मतलब होता है, ठीक है। फिर उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी ढूंढने का प्रयास करिए, थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा मेहनत करेंगे ना तो रिजल्ट ज्यादा जल्दी बनता है और इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है पढ़ने का। तो रीडिंग, तो वोकैबुलरी जो है ना वो रीडिंग पे डिपेंड करता है, रट्टाफिकेशन पे थोड़ा कम करता है, ठीक ना। जितना ज्यादा रीड करेंगे आप उतना इंप्रूव करेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने टेस्ट दिया, टेस्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन तो रीड किया ही होगा। जब क्वेश्चन रीड किया तो जिन लोगों ने उन टॉपिक्स को पढ़ा है आप में से, उनका स्कोर ठीक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो यानी कि आपने वो चीजें पहले रीड की हैं, पहले वो चीजें हमसे पढ़ी हैं, पढ़ने के बाद आपको पता चल गया कि ये वाला पोर्शन जो है ये गलत लग रहा है, बताया गया था, है ना। तो उस चीज को आपने मार्क कर लिया। रीडिंग करेंगे ना तो आपकी हैबिट धीरे 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 इंप्रूव होगी। रीडिंग शुरू करिए, है ना। न्यूज़पेपर खरीद नहीं रहे हैं तो कम से कम ऑनलाइन ही रीड कर लीजिए, आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, है नहीं, वहां जाके थोड़ा सा रीड करिए, ठीक, इंपॉर्टेंट न्यूज को। तो यहां से ग्रामर और वोकैबुलरी दो ही कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर एक टॉपिक अगर हम देखें तो आपके सामने आया एरर आया, इंप्रूवमेंट आया, फिलअप्स आया, दो जैसे एंटोनिम्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, सिनोनिम्स के दो दो क्वेश्चन आएंगे, है ना। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के दो दो क्वेश्चन आएंगे। अब आप किसी शब्द को पढ़ रहे हैं, थोड़ा खतरनाक पोर्शन है, मैंने कहा ना कि अगर आपके एरर या नंबर कम होने के चांसेस होते हैं तो जहां अकेला शब्द आएगा वहीं नंबर कटने की गुंजाइश होती है, क्योंकि अकेला शब्द समझ में नहीं आता, अकेला रहने वाला व्यक्ति समझ में नहीं आएगा आपको। समाज वालों को तो समझ जाओगे, तो दो चार रोज बैठ के झिक 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 वो तो समझ में आ जाते हैं कि सब ऐसे ही है। लेकिन जो अकेला रिजर्व रह रहा है ना, अकेले है, वो आदमी समझ में नहीं आता ये एग्जैक्टली करना क्या चाहता है। तो यही वो कैबलरी के एंटोनिम सिनोनिम्स के साथ अकेला आएगा, उठ के एक शब्द आके बैठ जाएगा, अब कहेगा ढूंढ मेरे मतलब क्या है। अब कभी सुना ही नहीं है, कभी उसे मिले ही नहीं हो, अकेले व्यक्ति से मिले ही नहीं हो, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन के विचारों को जानने। तो अकेला वोकैब का शब्द जब भी आएगा ना वो आपको परेशान करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गुंजाइश ये मिलती है भाई कि एक आसान होता है और एक थोड़ा सा हार्ड होता है। तो आप यही समझ के चला करो कि इसका 50-50% का मार्जिन चलता है कि 50% हो सकता है, 50% एरर का चांस है। तो एक क्वेश्चन तो करना ही करना है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इंप्रूव करोगे तो स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। आपके करने से ही होगा, ये बात ध्यान रखिए, किसी के कराने से आपका कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक करने के लिए नहीं ठानेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। आप करिए और आप करेंगे तभी कुछ होगा, और करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे। अभी तक इंप्रूवमेंट आया है कि नहीं आया है? किया है तभी तो आया है, खाली मेरे कराने से तो नहीं आया, किया होगा तो और करिए, ठीक है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, यहां पर देखो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, वोकैबुलरी का ही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आता है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई सेंटेंस आपको दे दिया गया और एक लाइन लिख दिया गया और कहा जाता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है, तो कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है कि आप सेंटेंस के भाव को समझ के, वर्ड के भाव को समझ जाएंगे। हम लोगों को लगता है कि गुंजाइश होती है और इजीली हो जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको भी, इसका एक लिस्ट है, इसकी एक लिस्ट आती है बुक्स के अंदर, वो आप रेगुलर पढ़ते रहें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो वो आपके लिए काफी फायदा करता है। ईडीएम फ्रेज आता है, वो हम बता देंगे आपको कैसे कैसे करना है। ईडीएम फ्रेज, इसको भी पढ़िए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईडीएम फ्रेज, इसको भी पढ़िए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईडीएम फ्रेज आता है, वो हम बता देंगे आपको कैसे कैसे करना है। ईडीएम फ्रेज, इसको भी पढ़िए,
ये शौक से, मतलब ये दो चीजें, ये इनका तो पता नहीं, लेकिन ये दो चीजें जो हैं आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या इस्तेमाल है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इतनी बड़ी बात को हम एक शब्द में कह सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब इसको आप पढ़ेंगे ना, रोज 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने का कोशिश करिए, रोज 10 ईडीएम फ्रेज पढ़ने का कोशिश करिए, है ना। तो इसमें मजा आता है, तो ये मजे का पार्ट है। जब इसको आप पढ़ोगे तो ये इंटरेस्ट का पार्ट है, इसमें मजा आता है। तो रोज 10 ईडीएम फ्रेज पढ़िए, ठीक ना, रोज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए। सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए आप रीडिंग करिए, पहले शब्द से अवेयर होना जरूरी है, ठीक है भाई। अगला चलते हैं, इसके बाद एक PQR अरेंजमेंट आता है। PQR अरेंजमेंट आता है, मतलब क्या है, जंबल है, जंबल सेंटेंस है, ठीक है। अब जंबल सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा जब आप क्या करेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स की रीडिंग करेंगे कि सेंटेंस कहां खत्म हुआ है, इस शब्द से खत्म हुआ है तो इस शब्द के बाद कौन सा शब्द शुरू होता है ना। प्रेपोजिशन से खत्म हुआ है तो नाउन से शुरू होता है, प्रेपोजिशन से खत्म हुआ है तो वो कंडीशंस पता चल जाती है, वो इजी है। तो ये भी आपका 100% स्कोरिंग होता है PQR जंबल सेंटेंस। अगर हम आगे की बात करते हैं, कितने हो गए, 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 2 यहां पर भी आप 2, यहां पर भी आपका 2। एक एक्टिव से पैसिव आता है, ये भी 100% है, एक्टिव पैसिव, इसका एक होता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, नरेशन जिसे कहते हैं, इसका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये 100% स्कोरिंग है, ग्रामर पर आधारित होता है, ये आसानी से, मतलब ये ग्रामर से संबंधित है, ठीक है। ये भी लमसम आपका ग्रामर से ही संबंधित बन जाता है, ये आपका वो कैप से संबंधित है, ये आपका वो कैप से संबंधित है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर हम अगली बात करें, ठीक है, एक्टिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, तो इसके एक एक क्वेश्चन हो गए, कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 5 15 2 17 2 19 20 21, है ना। इसके बाद आपको आता है करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन, ठीक है, 23 क्वेश्चन हो गए, ठीक। आपको 4 शब्द दिए होंगे, उन 4 शब्दों में से पूछ देता है कि कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट फॉर्मेट में है, ठीक है, ये ना। तो करेक्ट और इनकरेक्ट में कौन सा आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद एक और रह गया है कोई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम फ्रेज, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग हो गया, एक्टिव पैसिव, PQR, एक और रह गया कोई, 2 क्वेश्चन का सेट रह गया, 2 क्वेश्चन का एक और सेट रह गया है, अभी याद आ जाएगा मुझे, ठीक है। अब आप समझिए कि यहां पर ग्रामर हमें पढ़ना है, ग्रामर से ही संबंधित आप ज्यादातर चीजें आप देखेंगे, मतलब ये रहता है कि ग्रामर आपको स्कोर ठीक ठाक करा देता है। पहले आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ा होगा, ये नोट हो गया ना, तो अब 2 क्वेश्चन और हैं मेरे, इडियम फ्रेज, वन वर्ड, सब इन्हीं में से कोई एक है, स्ट्राइक नहीं कर रहा है मुझे, ठीक ना, अभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, मतलब सबसे मैंने आपको एक सलाह दिया कि रीडिंग करिए। आपको पता है रीडिंग करके उसको समझा कैसे जाता है, और रीडिंग करके समझने का कंसेप्ट क्या है। कोई भी सेंटेंस जो है, आप लोगों को बताया हमने कि कोई भी अगर एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को बेसिकली 2 फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना सौरभ, 2 फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है। एक क्या होता है, एक एक्टिव फॉर्मेट होता है, एक्टिव फॉर्मेट होता है, और दूसरा पैसिव फॉर्मेट होता है। एक हमारा एक्टिव फॉर्मेट होता है और दूसरा हमारा पैसिव फॉर्मेट होता है। ये 2 फॉर्मेट्स में मोस्टली सेंटेंसेस को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ज्यादातर। अब इन दोनों का, क्योंकि पूरी बात आपको समझानी है ना, तो एक्टिव में कहोगे या पैसिव में कहोगे, बाकी और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, है ना, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी होते हैं, तो ऐसे इंग्लिश वर्ड्स के बहुत सारे सेंटेंसेस।
लेकिन इनकी लिमिटेशंस होती हैं, हर जगह इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, कहीं कहीं सेंटेंसेस के बीच में जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब मैं कन्वर्जन सिखाऊंगा ना तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम बहुत सारे सेंटेंसेस को लिख करके कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। तो एक्टिव का फॉर्मेट पता है तुम लोगों को क्या है, तुम्हें बताया था मैंने शायद। एक्टिव का फॉर्मेट और पैसिव के फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलता है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। एग्जेक्टिव, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव फॉर्मेट में सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ग्रामर की भाषा में अगर हम बात करें तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है ये आपको पता ही है। नाउन का मतलब एनी नेमिंग वर्ड, एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। कोई भी नेमिंग वर्ड जो है वो क्या है हमारा, वो नाउन है। कोई भी नेमिंग वर्ड जो है वो नाउन है। और प्रोनाउन क्या है, वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन। जिस शब्द का इस्तेमाल नाउन के स्थान पर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। कोई भी शब्द जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट क्या है इस एक्टिव में, सब्जेक्ट एक्ट्स ऑन वर्ब। कहने का तात्पर्य क्या है, सब्जेक्ट जो है वो क्रिया पर काम करता है, मतलब सब्जेक्ट क्रिया को करता है। हिंदी में लिख दूं, सब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, क्रिया को करता है। जैसे मैं कहूं राम पढ़ाई करता है, ठीक है, तो राम सब्जेक्ट क्रिया करता है, तो राम क्या कर रहा है, राम करता है, और करता क्या है, पढ़ाई, ठीक है। तो इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, राम स्टडीज, ठीक है। तो राम स्टडीज मतलब सब्जेक्ट क्रिया की ओर भाग रहा है, सब्जेक्ट वर्ब की ओर भाग रहा है। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की ओर भाग रहा होता है तो उस समय क्या होता है, उस सेंटेंस का सेंस एक्टिव का सेंस होता है। समझ में आया भाई, तुम्हारे में इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 100 नंबर का इंग्लिश ही आता है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं स्टेनोग्राफी में, ठीक है। वैसे तो हर जगह इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बट आपका क्वेश्चन की मात्रा आप में ज्यादा है तो आप थोड़ा और ज्यादा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अब ये समझ में आया कि एक्टिव में तो मतलब कोई आप अगर सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये सेंटेंस पता होना चाहिए कि मैं जिस सेंटेंस को पढ़ रहा हूं इसमें जो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है वो क्रिया की ओर जा रहा है। अगर क्रिया की ओर जा रहा है तो वो सेंटेंस जो है वो एक्टिव का है, ठीक है। सारे फॉर्मेट्स पे हम डिस्कशन करेंगे पूरा तरीके से, पूरा कंसेप्ट को समझते हुए। आप लोगों को समझ में आया है, कुछ ब्रेक्स हुए हैं तो आप लोग भूल भी गए होंगे, है ना, ये तो लाजमी है भूल गए होंगे, ठीक है। तो से थैंक यू टू दैट बॉय कि उसकी वजह से थोड़ा सा रिवीजन हो जा रहा है ना। क्लास के बाद थैंक यू बोल देना उसको। अब अगर हम आगे की बात करें कि पैसिव क्या होता है, पैसिव क्रिया सब्जेक्ट की ओर भाग कराएगी, ठीक है ना। मतलब क्या है, वर्ब एक्ट्स ऑन सब्जेक्ट, तो क्रिया जो है ना वो सब्जेक्ट पर भाग कराएगी, क्रिया जो है वो सब्जेक्ट की ओर लौट के आएगी, ऐसे वापस सब्जेक्ट की ओर। इसमें क्या था, एक्टिव में सब्जेक्ट क्रिया की ओर जा रहा था। देखो बहुत सारे बच्चों को आसान लगता है कि लास्ट में बाई मयंक, बाई मानसी, बाई गगन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाए, कोई काम किसके द्वारा किया गया, ठीक है, तो बाई रमेश। तो ऐसे सेंटेंस बाई अगर लगा दिए जाते हैं ना तो लोगों को पता चल जाता है कि पैसिव है। लेकिन एग्जामिनर स्मार्ट है, आजकल बाई बाई लगाना नहीं चाहता, लास्ट में बाई छोड़ देता है। तो अगर बाई छोड़ देगा तब कैसे पता लगाया जाएगा कि सेंटेंस एक्टिव का या पैसिव का, तब यही फॉर्मेट काम आता है। और इससे भी एक बेहतरीन फॉर्मेट है जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि दो पर्टिकुलर शब्दों को देख करके आप बता सकते हैं कि एक्टिव है पैसिव है, ठीक है। फिलहाल क्योंकि आपको रीडिंग करना है, रीडिंग करना सीखना है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस जो है वो आगे की ओर जा रहा है या सेंटेंस पीछे की ओर आ रहा है। तो जब सेंटेंस पीछे की ओर आएगा, जहां से आप शुरू कर रहे हैं पढ़ना,
तो वो आप देखेंगे पैसिव की भाव को प्रकट करेगा। और जब सेंटेंस यानी आगे की ओर बढ़ेगा तब क्या होगा, सेंटेंस जो है वो एक्टिव के भाव को प्रकट करेगा। ठीक है, अब यहां पर आपके पास एग्जाम्पल है, वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब इस सेंटेंस को पढ़ के आप बताइए कि सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। मतलब है शब्द का इस्तेमाल किया जाता है नाउन की जगह पे, शब्द इस्तेमाल करता है, ऐसा तो नहीं है। अगर शब्द इस्तेमाल करता, शब्द अगर इस्तेमाल करता तो एक्टिव है। शब्द इस्तेमाल किया जाता है मतलब सब्जेक्ट पर क्रिया आ रही है, शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है नाउन के स्थान पर, ये कह रहा है। तो शब्द जो है वो पहला वर्ड है सेंटेंस का, तो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है नाउन के स्थान पर। तो इस्तेमाल किसका किया जाता है, शब्द का, वर्ड का। तो यानी कि क्रिया जो है वो पीछे की ओर आ रही है, तो जब पीछे की ओर आएगी तो पैसिव है, तो ये पैसिव सेंटेंस यूज किया जा रहा है। आ रही बात समझ में भाई। तो एक्टिव और पैसिव के भाव को समझना। अब आप थोड़ा सा समझिए कि इतना समझ में आई बात। मैं आपको एक और बेहतर तरीका बताता हूं इसके अलावा। ये तो सेंस ऑफ सेंटेंस हो गया है ना। जैसे मैंने कहा इट इज सेड और आई सेड, इट इज सेड और आई सेड, इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव है? ऊपर वाला पैसिव है। कैसे समझ में आया? ये सेड है इट को, इट इज सेड यानी यह कहा जाता है, यह कहा जाता है, यह कह नहीं रहा है, यह कहा, इसने कहा नहीं है। और क्या कहा, आई सेड मतलब मैंने कहा, है ना, और यह कहा जाता है। समझ में आया? तो ये इधर की ओर भाग रहा है और ये इधर की ओर भाग रहा है, तो ये कंसेप्ट एक्टिव और पैसिव का हो सकता है। तो ये एक्टिव हो गया और उधर वाला पैसिव हो गया, कोई डाउट तो नहीं। इस तरीके से सेंटेंस होंगे तो बता दोगे एक्टिव है या पैसिव। ठीक, तो ये हो गया भाव के आधार पर सेंटेंस को बताना कि पढ़ रहे हैं तो क्या भाव हम निकालें। ऐसा तो नहीं कि हम पैसिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उसका एक्टिव भाव निकाल रहे हैं। जब आप पैसिव सेंटेंस पढ़ेंगे एक्टिव भाव निकालेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भाव बहुत मैटर करता है। सेंटेंस में हर जगह लॉजिक्स नहीं लगेंगे, हर जगह कंसेप्ट्स नहीं लगेंगे, कहीं ना कहीं भाव भी होता है, ठीक है ना। तो कोई बोलता है तो आपको बुरा लगता होगा, कुछ बातें बुरी लग जाती होंगी, इसका मतलब भाव लिया आपने उसका। लॉजिक लेते तो बुरा नहीं लगता, है ना। तो यानी कहीं ना कहीं काल्पनिक हो जाते, कल्पना करने लगते, तब भी आपके अंदर थोड़ा सा विकार पैदा होने की। तो कल्पना, भावना, इनका बड़ा महत्व है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे भी, महसूस भी करेंगे, है ना। तो महसूस करने वाले सेंटेंसेस थोड़ा देर में समझ में आते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे बताता हूं इसके ऊपर कि अगर मुझे एक्टिव और पैसिव की पहचान करनी है, अगर मुझे एक्टिव और पैसिव की पहचान करनी है देख के, ऐसे ही हमें नहीं देखना भाव वाव क्या है, हमें नहीं आता समझ में भाव क्या है, कल्पना क्या है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं, हमें देख के हम बता देंगे एक्टिव ये पैसिव है ना। और यही आपका अगला टॉपिक था आई थिंक, क्योंकि टेंस और मॉडल्स का पार्ट समझा चुका हूं मैं आपको। तो एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना आपको सीखना है और पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करना सीखना है। तो पहली क्लास में सबसे पहले ये जरूरी होता है कि ये जान जाएं कि हम किस प्रकार के सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और आगे चलते चलते हमें पता चलता है कि हमें एक क्वेश्चन मिलता है कि कन्वर्ट फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव फ्रॉम पैसिव और पैसिव से एक्टिव, ठीक है। बाकी ग्रामर के चैप्टर्स आप लोगों को पता ही है, नाउन है, प्रोनाउन है ना, वर्ब है, टेंस है, ये सब चीजें कैसे कैसे करनी है वो आपको बताया भी हुआ है। फिर से उसको अगर दिक्कत होगी तो रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव की बात करते हैं। देखो भाई, रूल्स थोड़े से आप समझ लीजिए एक्टिव पैसिव में। आप एक पहला नियम आप याद रख सकते हैं, कुछ याद रखनी पड़ती है कि एक्टिव में जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब यानी क्रिया, जैसे हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है,
इस सब्जेक्ट की जगह पे ये सब्जेक्ट जो लिखा गया है ये सही है या गलत है, ये भी हमें बताना होता है एग्जाम में। यही एरर है, यही इंप्रूवमेंट है, यही फिलअप्स है कि सही होना चाहिए सब्जेक्ट। और सही सब्जेक्ट जानने के लिए हमें नाउन के चैप्टर को पढ़ के सही नाउन और गलत नाउन का अंतर पता होना चाहिए, और सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल होना चाहिए। तो सही प्रोनाउन और सही गलत प्रोनाउन, इन दोनों का भी हमें पता चलना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे, कहां पर, किस तरीके से किया जाता है, जो प्रोनाउन के चैप्टर या नाउन के चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम हेल्पिंग वर्ब वाली स्थान की बात करें तो यहां पर हम दो चैप्टर पढ़ते हैं, एक टेंस को पढ़ते हैं और एक मॉडल्स को पढ़ते हैं, है ना। तो ये यहां पर होता क्या है, इस सब्जेक्ट के आधार पर इसको लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब को, इस हेल्पिंग वर्ब के आधार पे इस मेन वर्ब को लगाया जाता है ना। तो हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट सही है कि नहीं। अगर सही है तो उसके आधार पे हेल्पिंग वर्ब चेक करना है, हेल्पिंग वर्ब सही है या नहीं। हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब चेक करना है, मेन वर्ब सही है या नहीं। मेन वर्ब के आधार पर आगे चल के तो ऑब्जेक्ट अलग है, बाकी और भी चैप्टर्स, प्रीपोजिशन जुड़ जाएंगे, आर्टिकल जुड़ जाएंगे, कंजंक्शन जुड़ जाएंगे, वो इन्हीं के अंदर। तो फिलहाल हमें क्या करना है, इन दो चीजों का ध्यान रखना है, एक्टिव और पैसिव में। तो यही मेन वर्ब होती है, यानी क्रिया। अब क्रिया की जो फॉर्म्स होती हैं वो कितनी होती है, जानकारी में तो V1, V2, V3 है ना, V4, V5, V6 ये क्रिएटेड होती हैं, ये तो कॉमन है। V4 बराबर V1 में ing लगा दीजिए, हम इसको V4 कह लेते हैं। V1 में SES IES लगा दीजिए, हम इसको V5 कह देते हैं। और यहां पर V6 में 2 + V1 लगा दीजिए, तो ये V6 कहलाता है। आप याद रखें तो ठीक, नहीं रखें तो V3 तक तो याद रखें, ठीक है। कहीं कहीं हम आपको V4 लिखेंगे तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं कि V4 ऐसा है, ठीक है। अब कहते हैं एक्टिव की बात कर रहे हैं हम। एक्टिव में सबसे पहले हमने कहा मेन वर्ब की बात करनी है, तो मेन वर्ब हमारे पास कैसी होनी चाहिए एक्टिव में। V1 भी वैलिड है, V2 भी वैलिड है, V3 भी वैलिड है, V4 भी वैलिड है, V5 भी वैलिड है, V6 भी वैलिड है। मतलब इनमें से कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब अगर सेंटेंस में लिखा गया है तो आप उस सेंटेंस को एक्टिव समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक विरोध होगा यहां पर, पैसिव का मेन वर्ब। पैसिव के मेन वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो पैसिव के मेन वर्ब में ऑलवेज, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। मतलब पैसिव सेंटेंस में V3 होना चाहिए हमेशा। अब झगड़ा हो गया, यहां पर भी V3 है, इस बात को आप समझ रहे हैं, यहां पर भी V3 है और यहां पर भी V3 है। अब इन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये एक्टिव है या पैसिव है। डिस्टिंग्विश तो कर नहीं सकते, मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों में V3 आ गया। चलो V1 है तो हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं, V2 है तो डिस्टिंग्विश कर देते हैं, V4 है तो डिस्टिंग्विश कर देंगे, V5 है तो डिस्टिंग्विश कर देंगे, है ना। लेकिन अगर V3 है तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक दूसरे रूल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि दूसरा रूल एक्टिव के अंदर क्या कहता है कि हैज, हैव और हैड, इसके साथ अगर V3 लगा है तो ये हमारा एक्टिव है। हैज, हैव और हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो वो सेंटेंस हमारा एक्टिव का है। अगर हम पैसिव के में आते हैं तो क्या यहां पर हैज, हैव और हैड लगा दें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो ये पैसिव नहीं बनेगा, पैसिव बनेगा। लेकिन इसके साथ अगर बीन लगा दें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो ये पैसिव बनता है। ऐसा नहीं है कि हैज, हैव, हैड लगाने से एक्टिव हो गया। हैज, हैव, हैड दोनों जगह लग सकता है, लेकिन यहां बिना बीन के आएगा, यहां बीन के आएगा, है ना। तो पैसिव में बीन आएगा और यहां पर बिना बीन के आएगा, तो ये ध्यान रखना है। बाकी एनी हेल्पिंग वर्ब, एनी हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 पैसिव होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो पैसिव सेंटेंस है उस पैसिव सेंटेंस में वर्ब की जो फॉर्म है वो हमेशा V3 होनी चाहिए। कोई समस्या तो नहीं है? चलो इसको नोट करो। इसके बाद तीसरी बात और बताता हूं एक्टिव पैसिव से संबंधित कि तीसरा कंसेप्ट कैसे बनेगा। तीसरा क्या कह रहा है, नोट कर लिया? कर लो। और थोड़ा ध्यान से लिमिटेड चीजें ही पढ़ो, बहुत ज्यादा नहीं, और उनको याद रखो लंबे समय के लिए,
अब देखो भाई, अगली बात जो आती है ना वो ये है कि कई बार V3 जो है ना वो V2 जैसा होता है, यानी कि दोनों ही कंडीशन के लिए V2 इक्वल्स टू V3। कई सारे वर्ब ऐसे हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, V2 है वही V3 भी है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि V2 कब लगता है और V3 कब लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब होगा तभी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा तभी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। V2 केवल इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लग ही नहीं सकता, है ना, हेल्पिंग वर्ब लग ही नहीं सकता। अगर हेल्पिंग वर्ब लगा है, मान लो इफ HV प्लस V2 लगा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये V2 नहीं है, ये V3 है। तो HV के साथ V3 लगेगा, HV के साथ V2 लग ही नहीं सकता, है ना। मैं सिर्फ उस V2 की बात कर रहा हूं जो V3 भी है, समझ में आया? सारे V2 की बात नहीं कर रहा हूं। सारे V2 के साथ तो वैसे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, समझ में आया ना। कोई भी V2 लगेगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। लेकिन ये भी नहीं है कि वो V3 भी है, जरूरी नहीं है कि वो V3 है। लेकिन जो V2 V3 है, जो V2 V3 है ना, उन V3 के साथ तो हेल्पिंग वर्ब लग सकता है, V2 के साथ तो हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं। तो V2 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? V2 का इस्तेमाल सब्जेक्ट प्लस V2 में मिलेगा, और जब सब्जेक्ट प्लस V2 है और ये V2 V3 भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि V3 नहीं है, ये V2 है। क्या कह दिए? क्या क्या कह दिए, है ना, समझ में आया? जो V2 है वो V3 नहीं है। मुझे एक मूवी याद आ गई, गोविंदा और संजय दत्त और कादर खान की। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है ना। साहब जी नहीं देखा होगा, अनुपम खेर की मूवी है ना। उसमें तो गोवा जाते हैं, उसमें करिश्मा कपूर और एक और उसकी बहन है, दो लोग हैं, है ना। तो वहां पर उस जो सिक्योरिटी गार्ड होता है नेपाली, वो कहता है जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। तो वही वाली बात समझ में आ रही है? हंस नहीं रही है रंजना? क्या मजा नहीं आई बात में? तो जो V नहीं आई है, जो V2 है वो V3, जो V2 V3 है ना। तो ये समझना है कि V2 नहीं है ना। सब्जेक्ट के साथ लगा है, मान लीजिए सब्जेक्ट के साथ कोई V3 लगा है, तो पहली बात ये समझिए कि सब्जेक्ट के साथ V3 नहीं लगती, यानी कि कहीं ना कहीं उसका चेक करना है कि उसका V2 क्या है। अगर V2 और V3 दोनों सेम है तो वो V2 है, V3 नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ V3 नहीं लगता है, लेकिन V3 जैसा कोई वर्ब लगी हुई है तो वो हमारी V2 है। क्लियर है? सिंपल सी बात, इतना याद रखना है ना। ये भी एक कंडीशन में आ जाता है। तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब, अब आपको समझ में आ गया। अगर मैं लिखूं इज, एम और आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले ये बताओ ये सही है या गलत है? सही है, ठीक है। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है। अब बताओ ये एक्टिव है या पैसिव है? नहीं, ये पैसिव है। मैंने बताया कि इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, ठीक है ना। एनी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, है ना, सिवाय हैज, हैव, हैड के, वो पैसिव है, ठीक है। और इधर एक्टिव में V1 V2 V3 V4 सब लगता है ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि V3 लगती है। V3 के कंडीशन सिर्फ हैज, हैव, हैड में बताया था मैंने। एक्टिव में V3 सिर्फ हैज, हैव और हैड के साथ लगता है, बाकी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगता। मैंने लिखा क्या? मैंने ये कहा कि V1 V2 V3 V4 सब लगता है, लेकिन V3 के साथ एक्टिव में हैज, हैव और हैड लगता है। ये बात क्लियर हुई? और पैसिव में केवल V3 लगती है, लेकिन किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ लग सकती है। तो इज एम आर के साथ V3 लग गई तो वो पैसिव है। आई बात समझ में? एक चार्ट बनवाता हूं, उस चार्ट को लिखिए और उस चार्ट के आधार पर ही आपको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करना सीखना है सेंटेंस।
देखिए भाई, सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यहां पर ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा। सब्जेक्ट मान लो आई है, सब्जेक्ट मान लो आई है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आया? यहां पर आप देखो ऑब्जेक्ट है, तो वो यहां आ जाएगा और यहां पर इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म। मान लो यहां पर हिम है, तो यहां पर वो ही हो जाएगा। समझ में आया? ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आया कि इस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा और हेल्पिंग वर्ब यहां पर चेंज की जाएगी, ठीक है। और इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने का स्ट्रक्चर क्या है वो आपको समझना है यहां पर, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट लगता है तो इस ऑब्जेक्ट से पहले बाई का इस्तेमाल किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया? एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक्टिव का फॉर्मेट था, ये पैसिव का फॉर्मेट था, ठीक ना जी। अब इसी के आधार पर मैं आपको चेंज करना सिखा देता हूं और आगे चल के आपको 3-4 और टाइप के सेंटेंस बताएंगे जिसके अंदर इस स्ट्रक्चर को कैसे बदला जाता है वो लास्ट में समझा देंगे, ठीक है। आइए, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब, मान लो यहां पर डू या डज है, ठीक है, या फिर V1 है, या फिर V1 में SES या IES है, ठीक है, ये ऐसा है। तो इसको बदला जाता है। अब इनके साथ लिखा क्या होगा, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इनके साथ क्या होगा, इसको बदला जाता है इज, एम या आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो कहने का मतलब है कि कभी डू डज प्लस V1 या फिर सब्जेक्ट के साथ V1 में SES IES आए और उसका पैसिव ढूंढना है तो आप ऑप्शन में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढे। अब ये कहानी क्या है इज एम आर की, इज एम आर का मतलब यह है कि मान लो यहां पर हिम था, अब वो यहां ही हो गया और यहां पर तो आई था, तो आई के साथ एम रहा होगा, तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बन रहा है, तो ही के आधार पर एम न लेके इज को लिया जाएगा, ठीक है। तो ही इज प्लस V3, ठीक है। इस तरीके से इसको, जैसे हमने कहा ही इज इन्फॉर्म्ड, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूं, आई इन्फॉर्म हिम, मैं उसे सूचित करता हूं, ठीक है ना, आई इन्फॉर्म हिम। तो ये हो जाता है ही इज इन्फॉर्म्ड बाय मी, ठीक है। ये आपका एक्टिव है और ये आपका पैसिव है। समझ में आया? तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये याद रखेंगे तो काफी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है हमें, कन्वर्ट करके नहीं दिखाना। तो ऑब्जेक्टिव में ये याद रखना है कि डू डज प्लस V1 या सब्जेक्ट के साथ V1 में SES IES के साथ का ऑप्शन में इज एम आर प्लस V3 ढूंढना है, ठीक है। और 2-3 अगर एक जैसे होंगे तो कहीं ना कहीं मान लो 2 ऑप्शन में मैच हो गया, ही इज इन्फॉर्म, ठीक है। तो बाकी हमें या इसको चेक करना होगा या इसको चेक करना होगा, या इज इन्फॉर्म्ड मिल गया तो हमें इसको चेक करना होगा। तो ये चेक करने का प्रोसीजर है। फिलहाल अभी आप इतना याद रखें कि डू डज प्लस V1 या सब्जेक्ट प्लस V1 या सब्जेक्ट में V1 में SES IES का जो पैसिव बनता है वो इज एम आर प्लस V3 होना चाहिए। और इज एम आर प्लस V3 का एक्टिव बनाने को कभी आए तो आपको ऑप्शन में डू डज प्लस V1 या सब्जेक्ट प्लस V1 या सब्जेक्ट प्लस V1 में SES IES ढूंढना होता है। तो ये वाइस वर्सा चलता है, ठीक है। तो अब इसी पैटर्न पे मैं एक चार्ट बना देता हूं, इस चार्ट को आप थोड़ा सा याद रखें, नोट कर लीजिए इसको, फिर इसको रफ करूंगा बस और इसके नीचे या पूरे को ही रफ करके एक चार्ट बना दूंगा आपके लिए, उस चार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा।
अब इस चार्ट को तैयार कर दो, ठीक है। इस चार्ट को आप याद रखेंगे और फिर इस पर ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। आइए, हमने क्या बताया कि डू डज सब्जेक्ट के साथ डू डज प्लस V1, या फिर सब्जेक्ट के साथ V1, या फिर सब्जेक्ट के साथ V1 में S, ES या IES लगा हो, ठीक है। तो इसका पैसिव में ढूंढिए is, am या are के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नया वाला सब्जेक्ट के अनुसार is, am, are डिसाइड किया जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको अगर यहां पर is, am या are के साथ सब्जेक्ट के साथ is, am, are के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया हो तो आप इसके लिए ढूंढिए, इसको उल्टा किया जा सकता है, ठीक है। इसमें ढूंढिए is, am या are के साथ being लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो is, am, are और V4 मतलब आप समझिए कि is, am, are के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। डू डज के साथ V1 होती है, ये भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग है, ये भी एरर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो is, am, are V4 का is, am, are प्लस being प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अगर हम बात करते हैं हैज या हैव का इस्तेमाल किया गया है सब्जेक्ट के साथ, तो हैज हैव के साथ आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इस हैज और हैव का पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म खोजनी है ऑप्शन में, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा ऑप्शन मैच होते हैं तो आपको सब्जेक्ट चेक करना है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बन रहा है और सब्जेक्ट उधर जाके ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये 2-3 अगर ऑप्शंस मैच करते हैं तो उस कंडीशन में, अभी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें नहीं, इसमें नहीं होगा। हैज और हैव का हैज बीन और हैव बीन में तब्दील होता है, ठीक है। तो हैज का पैसिव हैज बीन होता है, हैव का पैसिव हैव बीन होता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज है, सब्जेक्ट अगर आई है तो एम है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर है ना। इज, एम, आर का आपको कंसेप्ट पता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज है, ये होता है। ये बात समझ में आ गई। और अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाए सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसका पैसिव कन्वर्ट नहीं होता है और आएगा भी नहीं आपके पास, ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन में ये आएगा भी नहीं। नोट हो गया, याद रहेगा। छोटी सी बात याद रखनी है, ये छोटी सी बात याद रखने से आपका ठीक ठाक स्कोर मतलब 100% एक्टिव पैसिव करेक्ट हो जाता है। अगला चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, रफ कर दें। ये आपका प्रेजेंट का रूल हो गया, ठीक है। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे एक्सक्लामेटरी स्ट्रक्चर्स होंगे, ऑपरेटिव सेंटेंस होंगे, तो अलग अलग भी होते हैं, बट ये इसी फॉर्मेट पर चीजें चलेंगी। आगे बढ़िए। ये आपका पूरा प्रेजेंट का फॉर्मेट है। अगर हम पास्ट की तरफ बढ़ते हैं तो पास्ट आपके साथ कैसे करता है इसको समझिए। सब्जेक्ट के साथ अगर V2 लगा हो या सब्जेक्ट के साथ डिड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, ठीक है, तो इसका पैसिव आपका क्या बनता है, आपको ये पहले याद रखना है, ठीक है ना भाई। वॉज और वर्ब के साथ
वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन में ढूंढना है। एक स्टेप अगर याद हो जाएगा तो दूसरा स्टेप बहुत अपने आप आसान हो जाता है। अगर आपका वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म सुनाई देती है, फोर्थ फॉर्म आप लोगों को समझ में आता ही है कि V1 में ING लगाया जाता है, तो इसका पैसिव आपका वॉज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब नए वाले सब्जेक्ट के अनुसार बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट करना है। ठीक सेम है, AJMR का ही पैटर्न है, उसी पैटर्न पे चलता है। अगर हम कहते हैं आपके पास हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, तो उसका आपका हैड के साथ बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वहां पर आपको पता ही है हैज हैव लगाया था आपने, ठीक। तो हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है, कहता है कन्वर्ट करो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, तो ये आपको भी डिसाइड करना है। एक चीज और आप समझिएगा कि क्वेश्चन में डिसीजन आपका होगा कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, वो बताएगा नहीं आपको। वो कभी नहीं बताएगा कि गिवन सेंटेंस एक्टिव है इसको पैसिव में बदलो, या गिवन पैसिव है इसको एक्टिव में बदलो, ये नहीं बताएगा। वो कहेगा कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव ऑब्लिक पैसिव, ठीक है। तो एक्टिव ऑब्लिक पैसिव यानी तुम ही डिसाइड करो कि गिवन सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव, और ये डिसाइड करने के लिए ही मैंने वो तरीका बताया था आपको। और यहां से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि जो ये वाली चेन है ये एक्टिव की है और ये वाली जो चेन है वो पैसिव की है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और बहुत बड़ा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से रीड करोगे तो याद रहता है, ठीक। अगर यहां पर भी अगर हम बात करें कि हैड के साथ बीन लगा करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए, हैड के साथ बीन लगा के वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए, तो आपको पता है कि हैज के साथ बीन लगा के वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करने के केस में भी हम इसका नहीं कन्वर्ट करते थे, तो ये भी कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उसी फॉर्मेट में रहता है, नहीं मिलता है क्वेश्चंस एग्जाम्स में इसका, ठीक है। अब आज जो आबादी नहीं आई है ना, कल वो आके कहेगी कि ये चीज हमारा रह गया, फिर कराइए। तो आप लोग ग्रुप्स में अपने लोगों को समझाएं कि रेगुलर क्लास तो किया करें, फिर दोष हमारा हो जाएगा कि सारे टीचर्स ही बेकार है ना। तो कम से कम ग्रुप में मैसेज करते रहा करो कि आ जाया करो भाई, काफी छूट जाएगा तुम्हारा। कंपटीशन कम हो गया है तुम लोग ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, अब तुम्हारे कंपटीशन में कोई टेस्ट ही नहीं दे रहा है। 4 लोगों में क्या पता चलेगा कि हम कितने अच्छे हैं? वो तो पता ही है 4 में हम अच्छे हैं, क्यों रंजना, है कि नहीं? 40 होंगे तो और ठीक रहेगा, पैसे दे देकर गायब हो जाते हैं। पेरेंट्स भी नहीं पूछते क्या? पेरेंट्स नहीं पूछते आज क्यों नहीं गए क्लास? आजकल के पेरेंट्स नहीं पूछते, हमारे तो जूता उठा लेते थे। हाँ पूछते हैं, बाकी लोगों से क्यों नहीं पूछते? हाँ बताओ, मतलब तुम्हारे पुराने प्राचीन काल के ही पेरेंट्स हैं हम लोगों की तरह, हैं? गगन तुम्हारे पेरेंट्स पूछते हैं? चल झूठा नहीं पूछते, चल झूठी बोल रहा हूं। हाँ, और सच के करीब नहीं जाएगा। लगातार आदमी 2-2 3-3 दिन छुट्टी कर ले रहा है। पैसा आजकल ज्यादा लोगों के पास हो गया है। हाँ मेरे पास तो है, ठीक ठाक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसीलिए तो छुट्टी कम करता हूं कि और कमाऊं। आप लोगों के पास शायद ज्यादा है तो आप लोग कम कमाना चाहते हैं, तब भी तो छुट्टी मारते हो भाई। यही मैं ही बता रहा हूं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक समझ में आया सौरभ भाई? प्रेजेंट का कंडीशन और पास्ट का कंडीशन। आपको एक इससे संबंधित ना पीडीएफ दूंगा मैं, उस पीडीएफ को कन्वर्ट करिएगा आप लोग, और देखना कुछ नहीं है, इसी को देख के जितना बता रहा हूं पहले उसमें, जब फंसेगा मामला ना तो आपको सब्जेक्ट और उधर बढ़ना है ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है? फंसेगा तो जरूर, 2 ऑप्शन एक ही जैसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एरर होगा। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो आपको एडजस्ट करना सिखाया
उसको भी आपको चेक करना है कि उधर वाला ऑब्जेक्ट जो है वही इधर सब्जेक्ट बनना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मैच कर गए और सब्जेक्ट यही वाला उठा के यहां रख दिया गया है, तो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट उधर वाला आएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट उधर जाएगा, तो इससे पता चल जाता है। कहीं प्रेपोजिशन का एरर हो सकता है, वो आगे की बातें हैं, पहले इस पर तो प्रैक्टिस करो। फिर टू आता है, कहीं टू आएगा, कहीं बाई आएगा, तो उसका भी एक गेम होता है, तो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। पहले ये समझ जाएंगे फिर वो आ जाएगा, ठीक है। पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि दो ऑप्शंस मैच ना हो, आप फटाक से पकड़ने की आदत डाल लें, ठीक है। चलिए अब अगला है सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को पता है विल और सेल का प्रयोग किया जाता है, और विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये टेंस में बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो विल और सेल का इस्तेमाल पढ़ाया भी है, बताया भी है। यहां पर आपको पैसिव में विल भी ढूंढना है या तो सेल भी ढूंढना है, दोनों में कुछ भी ढूंढ सकते हो, जो भी मैच करे उसी को। अब आप कहोगे सर एक में विल प्लस B3 दिया गया है, एक में सेल प्लस B3 दिया है, कौन सा लगाऊं? तो मैं कहूंगा सेल भी लगा दो, ठीक है, क्योंकि विल तो यहां दिया ही है, विल प्लस B1, विल के साथ B3 आएगा ही नहीं, उसको B चाहिए, और B नहीं है तो सेल के साथ B वाले को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। बट सारी कंडीशंस को वो फॉलो करना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट के साथ अगर विल बी या सेल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है ना, तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि यहां पर इसका कुछ नहीं बनेगा। कारण क्या है कुछ नहीं बनने का? देखिए एक तो बी पहले से ही है, और आपको पता है कि इस वाले फॉर्मेट में हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। EJMR प्लस B4 वाले के साथ हम EJMR प्लस बीइंग लगा के करते थे, है ना। तो अब बी और बीइंग दोनों साथ नहीं लगाए जा सकते, ठीक है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको, और वहां पर क्यों नहीं बन रहा था हैड बीन प्लस B4? क्योंकि बीन थर्ड फॉर्म है बी की, बी फर्स्ट फॉर्म है, और थर्ड के साथ फोर्थ फॉर्म कैसे आएगी? और दो मान लो हेल्पिंग वर्ब है या दो मेन वर्ब है, उसके बाद फिर एक हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, एक नया मेन वर्ब लाना, वो गलत हो जाता है। तो यही बेसिक रीजन है, क्योंकि बी इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि EJMR का फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसलिए नहीं बनेगा। अगला बनता है सब्जेक्ट के साथ अगर हम विल हैव या सेल हैव में से कुछ देखते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको दिखती है, तो भाई इसका आपको तो याद हो ही गया होगा, विल हैव के साथ हैव बीन चाहिए, और ठीक है सेल हैव बीन चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब एक चीज और आप समझ लो इन दोनों ही कंडीशन में कि विल या सेल के साथ आप हैज का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो अगर किसी ऑप्शन में हैज का इस्तेमाल, दोनों ही कंडीशन है, अगर हैज का इस्तेमाल किया गया है तो वो गलत है, ठीक है जी, हैज का इस्तेमाल नहीं होना है उसमें। कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन या सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखो बीन के साथ फिर बीइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका भाई साहब हम फिर से नहीं बनाएंगे। तो आपको क्या दिखा कि फ्यूचर टेंस के अंदर दो ऐसे पार्ट हैं जिसका पैसिव नहीं बनता है। कौन कौन सा है? एक तो विल बी और एक विल हैव या सेल हैव बीन, और ये वाला पार्ट तो हैव बीन प्लस B4 का पार्ट कहीं नहीं बनता है। क्लियर है ये बात? तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था इसका स्ट्रक्चर का, कि भाई इस स्ट्रक्चर से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी अगर आएंगे तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, आते ही हैं, ठीक है, वो कुछ इसके अलग नियम है। पहले हम इस पे कमांड करेंगे, फिर हम अगले पर कमांड करेंगे। अब आइए आपको कुछ और बताना था इसके अंदर, मैंने कहा था कि लास्ट में बताएंगे, ठीक है, इसको रफ कर दें। अब देखिए आपको हमने क्या बताया इसके अंदर, हमने ये वाला स्ट्रक्चर सिखाया आपको कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर हमने आपको समझा दिया। एक्टिव है, पैसिव बनाने के लिए इसको यहां, इसको यहां, इसका और इसका, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक।
दूसरा आता है आपको, मान लीजिए कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही हो, सब्जेक्ट आ रहा हो, फिर मेन वर्ब आ रहा हो, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा हो और क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, ठीक है, ये एक्टिव है। तो अब इसको करना क्या है, इसको यहां पर लाना है, इसको यहां पर लाना है, इसको यहां लाना है और ये यही रहेगा, इसकी पोजीशन ऐसी ही रहेगी, ठीक है ना, इसमें बदलाव नहीं होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। तो पोजीशंस कैसे चेंज होनी है ये ज्यादा महत्व रखता है, ठीक है। तीसरी बात, ये इसका पैसिव बन जाएगा। तीसरी बात है, मान लीजिए कोई सेंटेंस WH से शुरू होता है और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है और क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है, ये आपका एक्टिव फॉर्मेट है। तो इसका ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, ये वाला फॉर्मेट ऐसे बदल जाता है और ये इसका पैसिव हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली यहां पर बाय हुम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, बाय हुम वाला ऑप्शन आता है, तो हु वाला आता है तो बाय हुम हो सकता है। तो इस फॉर्मेट के जो भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं, ये सारे फॉर्मेट के क्वेश्चंस आप करेंगे सॉल्व और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अरेंज कर दिए जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है कहां से क्वेश्चन उठाने हैं, है ना, आपको मिल भी जाएगा, वेबसाइट पे भी मौजूद है, कहीं से भी आप लोग ले सकते हैं, लिंक भी शेयर कर देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी लिंक शेयर कर देंगे, ठीक ना, आप उस लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, और ये 4 फॉर्मेट्स मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया और इन 4 फॉर्मेट से संबंधित वो सारे कंसेप्ट आप याद रखें और उन कंसेप्ट्स के आधार पर, जैसा कि मैंने 1 से 2 क्वेश्चन इसके अंदर कराया है, वो जानबूझ के मैंने 1 से 2 कराया क्योंकि क्वेश्चंस को आपको करना है और आपको उन चीजों को याद करके इसके अंदर एग्जीक्यूट करके देखना है कि ये क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम शेयर कर देंगे, वहां पर भी मिल जाएगा। वेबसाइट का भी लिंक आपको नीचे दिया गया है, उस पर भी आप जा करके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इन चीजों को याद रखें और जो PDF इसके लिए शेयर की जाएगी आप उस PDF को भी करिए और प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसको अपग्रेड करके नए लेटेस्ट पैटर्न में, मतलब जो थोड़ा सा एडवांस पोर्शन होता है इसका, वो मैं अगली क्लास में लेकर के आऊंगा। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चैनल को। उम्मीद करता हूं कि हम आपके पास बहुत ही आसान तरीकों से और बहुत ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ आपको हम बहुत जल्द चीजों को सिखाने में, ठीक है, सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। कोई भौकाल नहीं बनाएंगे आपके सामने, जितना कम समय और जितना छोटे में आपको कंसेप्ट सिखाया जा सकता है जो अप टू मार्क हो, लाइक क्वेश्चन गए देखा और लगाने की स्थिति हो, उसी पैटर्न पे हम काम करते हैं। किसी क्वेश्चन को बहुत बड़ा और भौकाल बना करके आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। सपोर्ट करिए इस चैनल को, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।